तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यीस्ट, पक्सिनिया, पेनिसिलियम, इनके सामने कुछ लिखा है। जैसे यीस्ट के सामने इसका उपयोग जो है ब्रेड और बियर के उत्पादन में होता है, और पक्सिनिया इसका कारण गेहूं में किट रोग होता है, और पेनिसिलियम का उपयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है। एग्जाम्स का फेवरेट है पेनिसिलियम, बहुत प्रश्न बने, से बताइए कौन सा करेक्ट है। अच्छा, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या है ये? बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, क्या है? ये तीनों के तीनों फंजाई हैं, मतलब फंगस हैं। यीस्ट भी, पक्सिनिया भी, पेनिसिलियम भी। तो यीस्ट का जो उपयोग है ब्रेड और बियर के उत्पादन में होता है, सही है। और गेहूं में किट रोग का कारण है पक्सिनिया, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तो सारे आंसर हो गए। नीचे विकल्प को देख के 1 2 3, तो 1 2 तो है नहीं किसी में, सुमेलित ढूंढना है। और पेनिसिलियम का उपयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है, तो तीसरा भी करेक्ट हो गया, तो डी है इसका आंसर। तो तीनों के तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। यीस्ट की बात करें, पक्सिनिया की बात करें, पेनिसिलियम की बात करें, तो तीनों जो है कवक यानी फंजाई के उदाहरण है। और यीस्ट का उपयोग ब्रेड बियर के निर्माण में किया जाता है। गेहूं के किट रोग के लिए जो है पक्सिनिया उत्तरदायी है, और पेनिसिलियम से जो है प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है, एंटीबायोटिक का। दूसरा प्रश्न लाइकेन से रिलेटेड है। लाइकेन प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन जो है उसके उदाहरण है सहजीवन के। बिल्कुल, लाइकेन के प्लांट बहुत अच्छे, ठीक है। एसिड रेन इंडक्टर बोल लो इनको, वायु प्रदूषक बोल लो, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहवास का उदाहरण है। इसका शैवाल घटक शैवालांश और कवक का घटक जो है वो कवकांश कहलाता है, जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। यानी जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक, और जो कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं यानी हेटेरोट्रॉपिक। अब देखिए, जो शैवाल है वो कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, जबकि जो कवक है वो शैवाल को आश्रय देने का काम करता है, और उसके लिए खनिज तथा जल के अवशोषण करने का कार्य करता है। लाइकेन जो है प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, तो इसका कारण यह है कि वो प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, यानी उस जगह पे प्रदूषण है, ठीक है। एसिड रेन इंडक्टर भी बोलते हैं लाइकेन के प्लांट को, अम्ल वर्षा सूचक। वायरस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। वायरस कोशिकीय जीव है, ये कोशिका को संक्रमित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं तथा उस कोशिका को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और इनमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित नहीं होता। बताइए कौन सा करेक्ट है। पहली बात तो वायरस कोशिकीय जीव नहीं है, अकोशिकीय जीव है, ठीक है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करो, पहले वाले को एलिमिनेट करो। केवल दो करेक्ट है, यानी ये कोशिका को संक्रमित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं और उसको मार देते हैं। तो केवल दो यहाँ पर सही है। वायरस जो है अकोशिक जीव है, कोशिक जीव नहीं है, और वायरस की संरचना जो है वो रवेदार होती है। ये कोशिका को संक्रमित करके उसका उपयोग अपनी प्रतिलिपि बनाने में करते हैं तथा उस कोशिका को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। देखिए, वायरस में प्रोटीन भी होता है, आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, दोनों उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, और किसी भी वायरस में आरएनए अथवा डीएनए एक साथ नहीं होते, याद रखिएगा। या तो आरएनए होगा, ठीक है, या आरएनए होगा या डीएनए होगा। नंबर 4 पर आ जाइए। जंतु जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत विषम पोषी यूकैरियोटिक आते हैं, जो बहुकोशिक होते हैं, और इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और इस जगत के प्राणी भोजन का ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, ठीक है। इस जगत के प्राणी भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। जंतु जगत के प्राणी करेक्ट है, और इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये भी सही है। और इसके अंतर्गत विषम पोषी यूकैरियोटिक आते हैं, जो बहुकोशिक होते हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एग्जैक्ट डी है इसका आंसर। तो जंतु जगत के प्राणी विषम पोषी यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिक होते हैं, और इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल अनुपस्थित होती है, दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और इस जगत के प्राणी अपने भोजन को एक आंतरिक ग्रहिका में पचाते हैं तथा उसका ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं, तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। घटपणनी, वीनस फ्लाईट्रैप और कस्कुटा जिसको बोलते हैं अमरवेल आम भाषा में, क्या पूछा इनके बारे में। उपरोक्त पादपों में से कीटभक्षी हैं, मतलब कौन कौन से प्लांट हैं ऊपर जो कीटभक्षी हैं।
कीटों का भक्षण करते हैं और भोजन अपना लेते हैं उनसे। तो घटपर्णी यानी नेफेंथीस पिक्चर प्लांट इसको बोलते हैं, ये कीटों का भक्षण करता है। वीनस फ्लाईट्रैप कीटों का भक्षण करता है। कस्कुटा अमरवेल कीटों का भक्षण नहीं करता, ये पैरासाइट है, मतलब परजीवी पौधा इसको बोलते हैं। तो कस्कुटा को हटा दीजिए, दूसरा सही है, पहला सही है। यूपीएससी से जो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा होती है उसके लिए फेवरेट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को उसमें। तो पहला दूसरा है, तीसरा नहीं है इसमें। तो उपर्युक्त पादपों में से घटपर्णी यानी जो पिचर प्लांट है वो कीटभक्षी पौधा है, जो वीनस फ्लाईट्रैप है वो कीटभक्षी पौधा है। इसके अलावा ब्लैडर वर्ट होता तो कीटभक्षी पौधा है। यहाँ अमरवेल या कस्कुटा की बात करें तो ये परजीवी है, मतलब पैरासाइट का उदाहरण है। नंबर 6 पर आ जाइए। पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक आते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्लांट है तो क्लोरोफिल तो उपस्थित हो गई। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, कल के टेस्ट में पढ़ा होगा आपने। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप जगत में ऐसे भी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ऐसे जीव पादप कहलाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। नंबर 7 पर आ जाइए। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, काइटिन की, पॉलीसेकेराइड की, बीसी दोनों। देखिए सेलुलोज की कोशिका भित्ति तो प्लांट में पाई जाती है, कवक की बात हो रही है तो कवक की बनी होती है काइटिन की, और पॉलीसेकेराइड की तो बीसी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। तो कवक यानी फंगस की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती, सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उसमें। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश कवक जो हैं वो परपोषित होते हैं। वे मृत जो कवक होते हैं वो मृत वस्ट्रेसस से जो है घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी, ठीक है, कहा जाता है। यानी सड़े गली चीज़ों से, अपना मरी चीज़ों से, ये जो है मृत चीज़ों से अगर अपने कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो ये मृतोपजीवी कहलाएंगे, यानी सेप्रोफाइट कहलाएंगे। जब जब कुछ कवक सजीव पौधों पर निर्भर रहते हैं तब वो पैरासाइट कहलाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कवक जो है, कुछ कवक शैवाल तथा लाइकेन और उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, और ऐसे कवक कहलाते हैं सहजीवी, यानी सिम्बायोटिक। नंबर 8 पर आ जाइए। कवक या फंजाई या फंगस जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए रोटी और संतरे का सड़ना फंगस के कारण होता है। मशरूम और कुकुरमुत्ता फंगस के उदाहरण हैं, फंजाई हैं। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। बहुत प्रोटीन होता है उसमें। जो लोग चिकन नहीं खाते वो मशरूम खाते हैं चिकन की फीलिंग लेने के लिए। ठीक है, रोटी सड़ गई, फंगस लग गई उस पर, देखा होगा आपने, फफूंद टाइप की। संतरा सड़ गया, दोनों सही हैं। तो रोटी में संतरे के सड़ने के लिए जो है फंगस उतरदाई है, और मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, ये भी फंगस ही है। निंद्रालु व्याधि इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी का कारक है क्या? एंटमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपनोसोमा, या इनमें से कोई नहीं? ट्रिपनोसोमा नामक परजीवी, ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ। तो देखिए ट्रिपनोसोमा जो है प्रोटोजोआ का एक उदाहरण है। उसमें भी अगर देखें तो कसाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। यह निंद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी का कारक है। देखिए प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबिया प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ तथा पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ आते हैं। विकल्प में दिया गया जो था ना एंटमीबा, वो अमीबिया प्रोटोजोआ का उदाहरण है, जबकि जो पैरामीशियम है वो पक्षमाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है, और ट्रिपनोसोमा कसाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरित शैवाल को। तो नीली हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। 11वां प्रश्न है, पर्यावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सभी। बिल्कुल ये सभी जो है पर्यावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो नास्टाक हो गया, एनाबीना नामक बैक्टीरिया पर्यावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और लेग्यूम पादप की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की
जबकि हरित पादपों की काइटिन की बनी होती है। लो उल्टा कर दिया। ठीक है, कवक की काइटिन की बनी होती है ना, हरे पौधों की तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वॉल। पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अब जहाँ जहाँ हमको पहला दिखेगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, दूसरा तीसरा सही है, सी। तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं, जबकि पादपों की बनी होती है सेलुलोज की। तो पहला वाला गलत हो गया। पादप जगत के सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरा सही हो गया। पैरामीशियम और अमीबा जो कि प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, इनमें जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तीसरा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जैविक उपापचयी क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं जैविक उपापचयी क्रियाएं हैं और किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। बिल्कुल, निर्जीव में तो कैसे ही हो सकती हैं, नहीं हो सकती, दोनों सही हैं। तो सभी जीव रसायनों से बने होते हैं और उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। मानव शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं भी जैविक उपापचयी क्रियाएं हैं, तो पहला करेक्ट हो गया। और किसी भी निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती हैं, दूसरा भी करेक्ट हो गया। नंबर 14 पर आ जाइए। जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा सुझाई गई थी? लेमार, कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, जॉनसन मॉर्गन। किसके द्वारा सुझाई गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो जीवों के वैज्ञानिक नाम की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा सुझाई गई। इसके अनुसार प्रत्येक नाम के दो घटक वंश नाम और जाति नाम संकेत पद होते हैं, और इसमें द्विनाम पद्धति में जो पहला पद होता है वो वंश का होता है और दूसरा पद होता है जाति का। जिन्होंने बीएससी की होगी उन्होंने पढ़ा होगा, बाकी अब पढ़ लीजिए, आसान है। नंबर 15 पर आ जाइए। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है ये? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, तो बी है इसका आंसर। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में उपस्थित है। अगर पूछ ले नेशनल बॉटनिकल गार्डन तो हावड़ा में स्थित है। नंबर 16 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सामान्य नाम, सूची 2 में है जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम। बता दीजिए मानव का क्या है और बता दीजिए घरेलू मक्खी का क्या है, आम का क्या है, गेहूं का क्या है। तो मानव का तो होमो सेपियंस है, पहला वाला मिलान है। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिका मेस्टाइबम। सारे सम्मिलित ऑलरेडी है। हाथी होता तो एलिफेंट इंडिकस होता, तो 1 2 3 सी वाला हो गया। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये है सामान्य नाम, ये जैविक नाम कह लो या वैज्ञानिक नाम कह लो। मनुष्य का होमो सेपियंस है, घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिका मेस्टाइबम। इसके अलावा अगर कुछ और देखें तो आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबिरोसम। शेर का पैंथरा लियो, चीते का पैंथरा पार्डस और टाइगर का है पैंथरा टाइग्रेस। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। मानव शरीर की मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होता है? ये टेस्ट सीरीज में कई बार देखा होगा आपने प्रश्न, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान होती है। ये है इसका आंसर। नंबर 18 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं है? लैक्टेस, न्यूक्लियस, माल्टेस, सुक्रेज। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, बी है इसका आंसर अपना। तो लैक्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ये आदि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। अग्न्याशी रस के न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं, तो न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, वो न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 4 स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बताना कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, पीलिया में यकृत अंग प्रभावित होता है, यानी आपका लिवर प्रभावित होता है पीलिया में। पाचन तंत्र में अधिकांश जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। ठीक है, कितनी इंटेस्टाइन है अपनी बॉडी में? 2 इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है, और मेरस्मस रोग है वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है। केवल, किंतु, परंतु वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलत ही होते हैं। ये यहाँ क्या गलत होगा? ये यहाँ भी गलत ही है।
तो 4 को एलिमिनेट कर दो, जहाँ-जहाँ 4 है वो नहीं होगा, 1 2 3 हो जाएगा फिर, ठीक है। यानी पीलिया जो है उसमें यकृत अंग प्रभावित होता है, पाचन तंत्र में अधिकांश जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ये भी सही हो गया। और प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है, ये भी सही है, तीसरा, दूसरा, पहला। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर 1 2 3। अब बात करेंगे हम मेरिस्मस रोग की। तो मेरिस्मस जो है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। यह सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है और शिशुओं को माँ के दूध के स्थान पर जो है अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार देने के कारण यह रोग होता है, मेरिस्मस। इसके विपरीत अगर बात करें हम क्वाशिओर्कर की, तो क्वाशिओर्कर 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। मेरिस्मस की तरह ही क्वाशिओर्कर में भी मांसपेशियां लटक जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। परंतु मेरिस्मस के विपरीत क्वाशिओर्कर में त्वचा के नीचे कुछ बसा शेष रहती है और शरीर के विभिन्न भागों में अत्यधिक शोथ एवं सूजन दृष्टिगोचर होती है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। नवजातों यानी शिशुओं के जठर रस में पाया जाने वाला जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो है कौन सा है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन। रेनिन है। तो नवजातों के आमाशय यानी स्टोमक में जठर ग्रंथियों से जो है रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होता है और यह दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। इसमें जीवाणुनाशक यानी एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म भी पाए जाते हैं। रेनिन का नाम याद रखिएगा। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जनरल साइंस के, ठीक है, न केवल यूपी पीसीएस के लिए हैं बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए हैं या उन सभी एग्जाम के लिए हैं जिसमें जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रेनिन बड़ा फेवरेट है, बहुत प्रश्न बने इससे एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस में खुद बने, कई कई बार मैच वैच करने के लिए पूछा है।